हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो आज की इस हिंदी की क्लास में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं तथा अथवा स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जी हाँ, जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अ स्वर की सहायता से हम क, ख, ग आदि वर्गों का उच्चारण करते हैं। जी हाँ, जैसे क का उच्चारण करने के लिए हमें क के साथ अ स्वर का भी सहायता लेना पड़ता है। मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कैसे? तो आइए बता रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती है। कुल मिला के कितने हुए? 33। ये तो मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी हुई? 33 हुई। अब आगे देखेंगे हम व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला देखते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पे। दूसरा प्रयत्न के आधार पे। तीसरा स्वर तंत्रियों के आधार पे। चौथा प्राण तत्व के प्राणत्व के आधार पे। जी हाँ, व्यंजन वर्ण को इन 4 भागों में बांटा गया है। चलिए पहला देखते हैं हम। पहला देखेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पे। तो उच्चारण स्थान के आधार पे हम व्यंजन वर्ण को देखेंगे। तो इसमें पहला है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काकल मतलब स्वर यंत्र मुख होता है से होता है उनको काकल्य व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काकल्य यानी स्वर यंत्र मुख से होता है उसे हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख विवर पूर्णतः खुला रहता है। जी हाँ, काकल्य व्यंजन का हम जब उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है वो पूर्णतः खुला रहता है। जैसे जैसे हिंदी में ह व्यंजन काकल्य व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम ह का अगर हम उच्चारण करते हैं तो हम ह का अगर उच्चारण करेंगे हम तो हमारा मुख पूर्णतः खुला रहता है। जैसे हम ह का उच्चारण करके देखेंगे, ह ह ऐसे हम ह का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा पूरा मुख खुला रह रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है दूसरा कंठ्य। कंठ्य, आइए कंठ के बारे में देखते हैं। हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन व्यंजनों को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है उन व्यंजनों को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा का पिछला भाग होता है वो तालु को स्पर्श करता है। जी हाँ, कंठ ध्वनि का उच्चारण करते समय जो जीभ का पिछला भाग होता है वो हमारे तालु को स्पर्श करता है। जैसे जो क वर्ग के पहले जो 4 अक्षर होते हैं उन्हें हम कंठ व्यंजन कहते हैं। तो पहले 4 अक्षर कौन कौन से हैं? क, ख, ग और घ।
अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे जीभ का पिछला हिस्सा है वो तालु से स्पर्श करता है। ठीक है। और तीसरा देखते हैं तालव्य। तालव्य जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा कठोर तालु को स्पर्श करती है। जी हाँ, जैसे तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन का उच्चारण हम तालु से करते हैं तथा इनके उच्चारण के समय जो जीभ है, जो हमारी जीभ है, वो तालु का जो कठोर हिस्सा होता है उसको स्पर्श करती है। हिंदी के जैसे हिंदी के जो च वर्ग के 4 व्यंजन हैं, च, छ, ज, झ तथा य और स, इन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हम च का उच्चारण करेंगे च, च, छ का उच्चारण करेंगे छ, ज का उच्चारण करेंगे ज, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श कर रही है, तो इन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। अगला देखते हैं हम मूर्धन्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा जो जीभ का जो अगला भाग है वो कठोर तालु के पिछले भाग को स्पर्श करता है। जी हाँ, मूर्धन्य में जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ का जो अगला भाग है वो हमारे तालु का जो कठोर भाग है उसके पिछले हिस्से को स्पर्श करता है। जैसे हिंदी के ट वर्ण वर्ग के 4 वर्ण ट, ठ, ड, द तथा र और व मूर्धा व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ ट वर्ग के चारों वर्ण का अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये जो जीभ का जो अगला हिस्सा है वो तालु के जो कठोर हिस्से का जो पिछला भाग है उसको स्पर्श करता है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला है 5वां वत्स्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण वत्स से होता है उनको वत्स्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवानीक मतलब जीभ का अगला भाग वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करता है या वत्स के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम वत्स व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जो जीवा का जो अगला भाग है ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करेगा या मसूड़ों के पास पहुंचकर एक झटके में तुरंत पीछे मुड़ जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे न, ल, र, ड और ढ। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो जीभ का अगला भाग है वो मसूड़े को स्पर्श करेगा या तो उसके समीप पहुंचकर एक झटके में वापस चला आता है। आगे देखते हैं। आगे हम दंत्य देखेंगे। 6ठा नंबर। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है उनको दंत व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीवा की नोक होती है ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। जी हाँ, दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। अगर दंत व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे तो जीभ का अगला भाग है, जो जीभ का नोक है, वो हमारे दांत को स्पर्श करती है। जैसे त, थ, द, ध, न तथा स व्यंजन दंत हैं। जी हाँ, अगर हम त का उच्चारण करेंगे तो हमारा जीभ का जो अगला भाग है
वो हमारे दांत को स्पर्श करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ओष्ठ। वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओठों से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओठ स्पर्श करते हैं तथा जीवा निष्क्रिय रहती है। जी हाँ, ओष्ठ व्यंजन का उच्चारण करते समय दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं तथा जो हमारी जीभ होती है वो उस टाइम निष्क्रिय होती है। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। जी हाँ, जैसे हम प का उच्चारण करेंगे, फ का उच्चारण करेंगे तो जो दोनों हमारे ओठ हैं वो आपस में स्पर्श करेंगे तथा जीभ है हमारी जो वो उस टाइम निष्क्रिय रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 8वां, जीवामूली। जीवामूलीय जिन व्यंजनों का उच्चारण जीवामूल से होता है उनको जीवामूलीय व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा का मूल भाग तालु के पिछले भाग से हल्का सा स्पर्श होता है। जी हाँ, जीवामूलीय मतलब अगर जीवामूलीय व्यंजनों का उच्चारण करना होता है तो जो जीवा का मूल भाग होता है वो तालु के पिछले भाग से हल्का सा स्पर्श होता है। ठीक है, जैसे क, ख, ग व्यंजन जीवामूल हैं। कौन कौन से व्यंजन जीवामूल हैं? जैसे क लिखा जाता है और क के नीचे एक बिंदी जो लगाई जाती है ये, फिर ख, फिर ग, ये सब क्या है, जीवामूलीय व्यंजन है। ये व्यंजन अरबी से उर्दू में तथा उर्दू से हिंदी में आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर, दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ देखते हैं, दंत ओष्ठ के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों तथा ओठों दोनों के सहयोग से होता है उन्हें दंत ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत तथा ओठ के दोनों ओठों के सहयोग से होता है उन्हें दंत ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दांत ओष्ठ को स्पर्श करती है। जैसे ब और फ, ये दोनों दंतोष्ठ व्यंजन हैं। यहाँ ब और फ का अगर उच्चारण करेंगे तो इसमें दांत और ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे हम प्रयत्न के आधार पे। जी हाँ, अब हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे हम पहला देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। अभी बताया मैं आपको कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और स्पर्श व्यंजनों का नामकरण हम प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर से करते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। जो क वर्ग है, क वर्ग को हम कंठ व्यंजन कहते हैं। उसी तरह च वर्ग को हम तालु व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को हम मूर्धा व्यंजन कहते हैं। और त वर्ग को हम दंत ओष्ठ कहते हैं। त वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं और प वर्ग को हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो वाग अंग
एक दूसरे को स्पर्श करके बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु में आंशिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें निकलने में कुछ संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, स्पर्श संघर्षीय किसे कहते हैं? जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो वागंग एक दूसरे को स्पर्श करके बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु में आंशिक रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें उन्हें निकलने में कुछ संघर्ष करना पड़ता हो, ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी के च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संघर्षीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख के वागंग परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु को इस सकरे मार्ग से निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख, ग, ज, स, स, ह, ये सभी संघर्षी व्यंजन है। तथा ज और फ फारसी की संघर्षी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पाश्विक व्यंजन हम देखेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा की नोक मूर्धा को स्पर्श करती है और बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु जीवा के अगल बगल से निकलती है, उस समय निकलने वाले व्यंजन को हम पाश्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पाश्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीवा की नोक मूर्धा को स्पर्श करती है और बाहर निकलने वाली इस श्वास वायु जीवा के अगल बगल से निकलती है, उस समय जो व्यंजन निकलता है उसे हम पाश्विक व्यंजन कहते हैं। पाश्विक हिंदी भाषा में पाश्विक व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा में सिर्फ ल को हम पाश्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम उच्छिष्ट व्यंजन देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग तालु को झटके से स्पर्श करके हट जाती है। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? तो उच्छिष्ट व्यंजन के उच्चारण करते समय जीवा का जो अगला भाग है वो तालु को झटके से स्पर्श करता है और फिर हट जाता है। जैसे ड, ढ दोनों उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक है, ड और ध उच्छिष्ट व्यंजन है। अब अगला पढ़ते हैं अंतःस्थ। इनकी संख्या कितनी होती है? अंतःस्थ की 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? य, र, ल और व, ये सब क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कभी भी पूर्णतः स्पर्श नहीं होती है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हम जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से इनका उच्चारण होता है, लेकिन कभी भी यह पूर्णतः आपस में नहीं सटते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं नासिक या अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो
जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से न निकलकर नासिक मार्ग से बाहर निकलती है तो उसे हम नासिक व्यंजन, ठीक है, नासिक व्यंजन अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी में 5 वर्गों के अंतिम वर्ण, जो हिंदी में मैंने अभी आपको पढ़ाया 5 वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब इनके जो अंतिम वर्ण होते हैं उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे अब स्वर तंत्रियों के आधार पे व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के प्रकार हम देखेंगे। तो स्वर तंत्रियों के आधार पे इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। देखते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, सघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन, ये सभी क्या है? सघोष या घोष व्यंजन है। ठीक है, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन को कहते हैं। आगे देखते हैं अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं अघोष व्यंजन? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा सभी ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, फिर षटकोण स, फिर छोटा स, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम प्राणत्व के आधार पे हम देखेंगे। अब तो पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? आइए इसे देखते हैं हम। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जी हाँ, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से अल्प प्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जी हाँ, तो जो प्रत्येक वर्ग का है, जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अब देखते हैं हम महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में
मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं महाप्राण? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या कौन 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 से हैं? तो ऊष्म व्यंजन स और छोटा स और ह क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उस व्यंजन का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। आगे देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन के अलावा कुछ और व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। वो क्या हैं? वो है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, जिसे हम संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, और दूसरा है तल बिंदु वाले व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हम पढ़ते हैं पहले। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? परंपरा से छ, त्र, ज्ञ और री को हम हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है। इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। जी हाँ, जो छतरी छ है, त्र है, ज्ञ है और री है, इनको तो वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है। जैसे छ का छ आधा क और स के मेल से बना है। त्र आधा त और र के मेल से बना है। ठीक है, और ज्ञ आधा ज और न के, और स्र आधा स और र के मेल से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम तल बिंदु वाले व्यंजन। तल बिंदु वाले व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त व्यंजन के नीचे बिंदु दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त व्यंजन के नीचे बिंदु दिया जाता है। ऐसे व्यंजन तल बिंदु वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हिंदी में अंग और ड के नीचे, ड़ के नीचे क्या होता है? बिंदी लगा होता है। ठीक है, उर्दू या फारसी में क, ख, ग, ज और फ के नीचे भी बिंदी लगा रहता है, तथा अंग्रेजी में भी ज और फ के नीचे बिंदी लगा रहता है। ठीक है, और ड, आइए इनके बारे में देखते हैं। ढ, अंग और ढ के बारे में। ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये ट वर्गीय व्यंजन ड और ढ के नीचे बिंदु देने से बनते हैं। ठीक है, अतः इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। शब्दों के इन प्रयोग प्रायः अक्षरों के बीच या अंत में होता है। ठीक है, जो ड और ढ, इनका प्रयोग अक्षरों के बीच में या अंत में होता है। इनका प्रयोग अक्षरों के शुरू में नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे आप देखेंगे पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, सड़क आदि, इसमें अक्षरों के बीच में इसका प्रयोग किया गया है। वैसे ही
बाढ़, आषाढ़, कड़ा आदि में शब्द के अंतिम अक्षर में इसका प्रयोग किया गया है। जो मूल शब्द के शुरू में हम ढ हमेशा बिंदु रहित आता है। जी हाँ, जो मूल स्वर है उसमें अगर कोई वर्ड जैसे हमको लिखना है ढकनी ही लिखना है तो ढकनी, क्योंकि ढ इसमें प्रारंभ में है, तो जो अगर प्रारंभ में कोई वर्ण शुरू होता है तो इसमें हम नीचे अंक की मात्रा नहीं लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अब